जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और मैं मौजूद हूँ इस टाइम कैनिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर, जहाँ से हम कंडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स सिंध बोर्ड की क्लासेस, और जिसमें हमारा सिलेबस इस वक्त चैप्टर नंबर 5 वर्क पावर एनर्जी पर मौजूद है। और आज हम इसके न्यूमेरिकल इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आइए जी, विदाउट वेस्टिंग नन, हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो सवाल हमसे ये है कि अ मैन पुल द ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ऐसा समझिए कि एक शख्स है जो कि एक ट्रॉली को खींच रहा है। तो वो इस ट्रॉली को खींचते हुए 10 मीटर तक लेकर जाता है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, और वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन। हमसे पूछा गया है कि वर्क डन जो है वो आप हमें बता दें कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल, हमें पता है ये पॉजिटिव वर्क डन है, क्योंकि पॉजिटिव वर्क डन के अंदर उसी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही हो। अगर जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाई जा रही है आपका ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो आपका ऐसा वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन कहलाता है। तो इस सवाल के सॉल्यूशन के लिए कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ वर्क डन का फॉर्मूला लगा देना है, और फोर्स हमने रखनी है 50 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट हुई है 10 मीटर की, और कॉस हमने 60 डिग्री रख देना है। इस बार हमने कहना है 50 इंटू 100 बिकेम 500, और cos 60 बिकेम 0.5, और 500 इंटू 0.5 बिकेम 250 जूल्स का ये वर्क डन हुआ है। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल, सिंपली आपसे वर्क डन पूछा गया था, फोर्स दे दी गई, डिस्प्लेसमेंट दे दी गई, और एंगल भी आपको बता दिया गया, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर आंसर निकालना है। कर लीजिए इसमें जल्दी से। इसके न्यूमेरिकल नंबर 2 के ऊपर, न्यूमेरिकल नंबर 2 कह रहा है कि 100 kg मैन रन अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 9.8 सेकेंड्स। मान लीजिए कि ये हमारे पास स्टेयर्स मौजूद हैं और एक 100 kg का इंसान, एक शख्स इस स्टेयर्स के ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसका जो मास है वो mg से अगर मैं निकालना चाहूं तो मास मुझे दिया गया था 100 kg, और ग्रेविटी को मैं 9.8 रख दूंगा, मुझे मास दे दिया गया है 100 kg ना। सवाल में कह रहे हैं कि 100 kg मैन रन अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 9.8 सेकंड, यानी कि मुझे मास दे देंगे तो मुझे वेट निकालना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि इसका जो वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो होगा mg, मास 100 kg है, ग्रेविटी को मैं 9.8 रखूंगा, तो यानी कि इसका जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है वो है 980 न्यूटन। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसका वेट एक्ट कर रहा है वो है 980 न्यूटन का। अब इसको तकरीबन हमें बताया गया कि इसको टॉप ऑफ हाइट तक, टॉप ऑफ हाइट से बोला 10 मीटर का जो इसने डिस्टेंस कवर किया, यानी मैं इसको यहां ड्रॉ कर लूं, मैं इसको कहूं कि ये जो सरफेस से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है ये 10 मीटर तक का है। एक शख्स जिसकी हाइट 10 मीटर की है, जिसका वेट मैंने आपको यहां बताया 980 न्यूटन है, वो ऊपर की जाने जा रहा है, और उसको यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो लगा, टाइम भी टाइम में मुझे दे दिया गया, टाइम दिया गया है 9.8 सेकेंड्स। अब मुझसे पूछा गया है कि ये बताइए कितनी पावर इसने यूटिलाइज करी कि यहां से यहां तक पहुंच गई। तो बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल, हम बोलेंगे कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। हम बोलेंगे वर्क डन जो है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। देन फिर हम बोलेंगे कि फोर्स जो यहां पर एक्ट कर रही है वो इसका वेट है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स के बजाय क्या आ जाएगा इसका वेट, और डिस्प्लेसमेंट के बजाय आ जाएगी वो हाइट जो इसने यहां पर 10 मीटर की कवर की है। वेट सर्व करेगा एज अ फोर्स और हाइट सर्व करेगी एज अ डिस्प्लेसमेंट, तो यहां डिस्प्लेसमेंट के बजाय भी मैं h लिखूं अपॉन टाइम, और फिर बोलूं कि जो मेरे पास वेट है वो 980 न्यूटन का है, और जो हाइट कवर की है वो 10 मीटर की है, और टाइम जो लगा है वो 9.8 सेकंड का लगा है। उसके बाद मैं बोलूं कि जब मैं इसको यहां मल्टीप्लाई करा दूंगा, जो मुझे हाइट कवर की है वो 10 मीटर की है, ठीक, तो ये वैल्यू मेरी हो जाएगी 9800 अपॉन 9.8, और जब मैं इसको डिवाइड कराऊंगा तो आंसर मेरे पास आएगा 1000 वॉट, पावर का यूनिट वॉट। तो पावर जो हमने कैलकुलेट करी वो हमने कैलकुलेट करी 1000 वॉट। मास हमें दे दिया गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था,
हमने उस मास से वेट निकाल लिया, W इक्वल टू mg से वेट आ गया, हाइट 10 मीटर की दी गई थी तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट ले ली और टाइम 9.8 सेकंड का दे दिया गया। तो द करेक्ट आंसर इज 1000 वॉट और जो बुक आंसर लिख रही है वो भी लिख रही है 1000 वॉट। कर लीजिए इसको भी जल्दी जी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि when an object is thrown upward it rises to a height h, okay, how high the object in terms of h when it lost 1/3 of its original kinetic energy। थोड़ा इसको लॉजिकली समझते हैं। देखिए हो क्या रहा है, मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से ऊपर की तरफ फेंका, मैं ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन फॉर अ टाइम हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऊपर की तरफ गया, यहां पर ये इसने हाइट h कवर की, ये कंप्लीट हाइट जो है ये कंप्लीट हाइट h है, ठीक है। कह रहे हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना ऊपर गया होगा इन टर्म्स ऑफ h अपने हाइट के लिहाज से, व्हेन इट लॉस्ट 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, कि उसने अपनी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का 1/3 लॉस कर दिया होगा। चले मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि वो पॉइंट के जहां पर मुझसे पूछा जा रहा है वो h प्राइम है, वो मेरे पास h प्राइम है कि जहां पर उसने अपनी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का 1/3 लॉस कर दिया, वो पॉइंट मैंने h प्राइम सपोज कर दिया। लेकिन इस h प्राइम के ऊपर एक्चुअली में क्या हो रहा है, इस h प्राइम के ऊपर एक्चुअली में ये हो रहा है कि इस h प्राइम के ऊपर भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी एट h प्राइम, वो जो h प्राइम की काइनेटिक एनर्जी होगी वो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के 1/3 के बराबर होगी, ऐसा ही सवाल कह रहा है। काइनेटिक एनर्जी जहां पर होगी, भाई काइनेटिक एनर्जी तो हर पॉइंट पर होगी, माना कि ऊपर जाते जाते वो काइनेटिक एनर्जी लॉस कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, बट हर पॉइंट की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी। तो मैं कहता हूं कि इस पॉइंट की भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, मुझे नहीं पता कि इसकी हाइट कितनी है, इन नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट तो आएगा ना कि जहां पर वो अपनी 1/3 ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दे। मैंने कहा वो पॉइंट h प्राइम है, नंबर में हमें नहीं पता वो 4 मीटर ऊपर है या 10 मीटर ऊपर है, ये नहीं पता, बट कोई एक पॉइंट तो ऐसा होगा कि जहां पर ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का 1/3 लॉस हो चुका होगा। तो मैंने कहा मान लो कि काइनेटिक एनर्जी जो h प्राइम पर है ना वो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के 1/3 के बराबर है, ये सवाल कह रहा था। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर देखें तो हम ये कहते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी मैं कह सकता हूं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही होगी, या वाइस वर्सा जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही होगी। तो मैं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस पोटेंशियल एनर्जी की गेन के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हाइट के लिहाज से mgh है, कुछ गलती नहीं है इसमें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हाइट के लिहाज से mgh के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस करी, तो वो सारी जो लॉस हुई काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh में कन्वर्ट हो गई ना। तो हम तो बोलेंगे कि हर एक पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर हो रही होगी, बट इन टर्म्स ऑफ सम नंबर, ठीक है। अब मुझे जो रिलेशन दिया गया था वो रिलेशन ये था कि काइनेटिक एनर्जी एट h प्राइम इज इक्वल टू 1/3 ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना mgh, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक। तो मैं कहता हूं कि ये वाला जो रिलेशन है, इस रिलेशन को जरा यहां लिखो। क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी एट h प्राइम इज इक्वल टू 1/3 ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मैं कहता हूं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो mgh प्राइम के बराबर होगी, और ये जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है ये तो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, तो इसके अंदर हमें कोई सर्टेन पॉइंट थोड़ी लेना है, इसके अंदर तो हमें टोटल हाइट लेनी, सही। तो मैं मास से मास भी काट देता हूं, मैं ग्रेविटी से ग्रेविटी भी काट देता हूं, मैं कहता हूं कि जो मेरा h प्राइम है वो बराबर है 1/3 टाइम्स h के, यानी जो मेरी ओरिजिनल हाइट है उसका भी 1/3 करो तो वो हाइट बनेगी कि जहां पर काइनेटिक एनर्जी अपनी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के 1/3 हो चुकी है। तो ओरिजिनल हाइट के लिहाज से भी मुझे कहा गया था हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ h, तो मुझे इन टर्म्स ऑफ h ही बताना, तो मैंने बता दिया h प्राइम इज इक्वल टू 1/3 h, एंड दिस इज द आंसर रिटन इन योर बुक, ठीक है जी। कर दें इसको जी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है a 70 kg man run up a hill through a height of 3 meter in 2 seconds। मान लीजिए कि एक 70 किलो का आदमी है जो कि एक हिल है, मान लीजिए एक हिल स्टेशन है जिसकी हाइट यहां से अगर हम ले रहे हैं तो वो 3 मीटर की है, ठीक है जी।
3 मीटर का एक हिल स्टेशन है और एक 70 केजी का मैन मान लीजिए यहाँ तक पहुंच भी जाता है। जब वो यहाँ पहुंचता है तो यहाँ से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है जो कि mg के बराबर होगा, तो वो बड़ा आसानी से निकाल लिया जाएगा कि हम बोलेंगे 70 मल्टीप्लाई बाय, कैसे निकालेंगे, 70 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास वेट निकल कर आ जाएगा। और हमसे बोल रहे हैं कि इसको यहां से ग्राउंड स्टेट से ये 3 मीटर की हाइट तक कवर करने में जो टाइम लगा है वो 2 सेकंड का लगा है। बहुत आसान न्यूमेरिकल सवाल में हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया हाउ मच वर्क ही डू अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि जब वो हाइट कवर कर रहा है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा है, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर हम कहते हैं कि अर्थ ये रही तो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगी तो कोई भी चीज जो कि अर्थ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट ही वर्क डन कर रही है। तो ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा है क्योंकि ये एक सर्टेन हाइट तक जा रहा है। तो हमें कह दिया गया कि आप वर्क डन बताएं, तो हम बोलेंगे W इज इक्वल्स टू अगेंस्ट W इज इक्वल्स टू FD। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा फोर्स है वो तो वेट है और जो डिस्टेंस है वो हाइट है। तो हम बोलेंगे वेट जो है हमारा वो बराबर है 70 मल्टीप्लाई बाय 9.8 और हाइट जो कवर हुई है वो 3 मीटर की, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2060 जूल। वो आप कैलकुलेटर से कर, हम लोग तो कर चुके काफी दफा। तो 2060 जूल से आप इसको निकाल लेंगे। अच्छा क्या 2 W आ रही है तो एक को आप बेहतर है कि स्मॉल बना लें ताकि ये इंडिकेट कर दे कि ये वेट है और ये वर्क डन है। तो वर्क डन इतना निकल कर आ गया हमारे पास बहुत आसान लफ्जों में। और दूसरी चीज जो हमसे सेकंड पार्ट में पूछी गई थी वो ये व्हाट इज द एवरेज पावर आउटपुट। दूसरे पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि आप हमें पावर आउटपुट बता दें, तो हम पावर भी कैलकुलेट करना कोई मुश्किल बात नहीं रहा। कोशिश करें कि आप इस वीडियो को रोक कर पावर खुद निकाल के देख लें, उसके बाद फिर चलाकर देख लीजिए कि हमने कैसे कैलकुलेट किया। तो पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल, पढ़ चुके हम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो जो वर्क डन हुआ है वो हुआ है 2060 जूल्स का अपॉन कितने टाइम के अंदर, 2 सेकंड के अंदर टाइम आपको दे दिया गया। इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1030 वॉट, ठीक है। अगर वो इसको ग्रेविटी को 10 लेकर कर लेता है तो ये 2060 की बजाय 2100 हो जाएगा। और जब डिवाइड करेंगे आंसर तो कुछ 2100 का आधा ऑलमोस्ट 1050 तकरीबन आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो 1050 और ये 1030 तो कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। तो ये दोनों आंसर जो हमें चाहिए थे वो हमने निकाले, ठीक है जी। कर दें इसको भी शाबाश जल्दी से। हाँ जी, न्यूमेरिकल नंबर 5 के ऊपर। न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर कहा जा रहा है कि अ न्यूट्रॉन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 3.6 एक्सपोनेंट -4 सेकंड। मान लीजिए एक पॉइंट ये हैगा, एक पॉइंट ये हैगा, इस पॉइंट से निकलकर एक न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ जाता है। जब वो यहाँ जाता है तो हमें कहा गया है कि उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ट्रेवल किया 12 मीटर। जो उसको टाइम लगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो लगा 3.6 एक्सपोनेंट -4 सेकंड। Assuming the speed was constant, क्योंकि हमें कह दिया गया कि मान लें कि अब इसकी स्पीड कांस्टेंट है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब देखें क्योंकि इस लाइन की बड़ी अहमियत है, assuming the speed was constant। क्यों? क्योंकि जब हम कहेंगे कि हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, क्योंकि हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है 1/2 mv²। तो मैं कहूंगा मास तो ये दिया रखा मुझे, assuming the mass of neutron is 1.7 x -27 kg, मास तो दे दिया बट वेलोसिटी नहीं दी है। लेकिन ये कह दिया गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब हमें पता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कांस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो हुई है कितनी, 12 मीटर की। तो बोलूंगा 12 डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम के अंदर हुई है, 3.6 एक्सपोनेंट -4। और इस बुनियाद पर मैं इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करता हूं। तो इसकी वेलोसिटी जो मैंने कैलकुलेट करके लिख रखी है वो आ रही है 33333.33 सेकंड। लेट्स चेक अगेन दैट 33333.33 मीटर पर सेकंड, ये मेरे पास इसकी वेलोसिटी आ रही है, ठीक है जी। इसके बाद मुझसे एक्चुअली तो मुझसे इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी गई, तो बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बड़े आसान तरीके से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। तो फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो 1/2 मास हम रखेंगे ये जो हमें दे दिया गया था 1.7 एक्सपोनेंट -27 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट करी थी 33333.33 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। जब मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊंगा
तो ये 1/2 0.5 बन जाएगा। और हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी, सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर लेने के बाद 1.7 एक्सपोनेंट -27 और 3 दिस वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास निकल कर आ रहा है 1.111 एक्सपोनेंट 9। इस वैल्यू का स्क्वायर जो हमने निकाल रखा है वो हमने निकाल रखा है 1.111 एक्सपोनेंट 9, और उसके बाद हम सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा देते हैं तो जो फाइनल आंसर हमारे पास बनता है, ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर दें, हमने तो वक्त बचाने के लिए लिख रखा है अपने पास 9.44 एक्सपोनेंट -19 जूल्स। ठीक है जी। लेकिन जब हमने बुक में देखा इसका आंसर, तो बुक में इसका आंसर ये नहीं लिखा। बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। अच्छा, आप जब भी इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं या किसी भी किस्म की एनर्जी निकालते हैं तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यानी ईवी के अंदर ही कैलकुलेट की जाती है। तो ईवी का रिलेशन याद रखें जूल्स के साथ, क्योंकि एनर्जी जूल्स में कैलकुलेट होती है। दैट 1 EV is equals to 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल्स। जब हम इसको कन्वर्ट करने जाएंगे तो जो फाइनल आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा 5.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बुक में भी आंसर तकरीबन इतना ही। चलें जी, आइए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, कह रहे हैं स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड कैन रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ स्टोन व्हेन इट इज जस्ट 2 मीटर अबव द ग्राउंड। क्या मतलब है जी इसका? इसका मतलब ये है कि मान लें आप ग्राउंड स्टेट पर है, ग्राउंड स्टेट से आपने एक स्टोन को उठाकर ऊपर फेंका, ठीक है जी, यहां तक मान लीजिए आपने उसको फेंका और उसने टोटल हाइट कवर करी वो 10 मीटर की। अब आप इस वाले केस को भूल जाएंगे, हमने इसको यहां से यहां भेजा है, इस वाले केस को हम नजरअंदाज करें। आप समझें कि अब ये यहां से नीचे आ रहा है, ठीक है जी, इधर से नीचे आ रहा है, बस यहां तक पहुंच गया, यहां से नीचे आ रहा है। कह रहे फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्टोन व्हेन इट इज जस्ट 2 मीटर अबव द ग्राउंड। अब कुछ बातें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा कि जब स्टोन अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वहां पर स्टोन की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो चुकी होगी। अगर मैं कौन सी वाली मोशन को कंसिडर करूं, अगर मैं यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकने वाली मोशन को कंसिडर करूं, लेकिन मैं उस मोशन को कंसिडर नहीं कर रहा। हाँ, मैं किस मोशन को कंसिडर कर रहा हूं कि जिसमें स्टोन यहां से नीचे की तरफ आ रहा है। यानी कि मान लें कि स्टोन यहां से नीचे आ रहा है, तो मैंने कहा मान लें स्टोन यहां पर रुका हुआ तो यहां पर स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसको छोड़ दें नीचे से ऊपर कैसे आया, यहां से नीचे आ रहा है। अब जब ये इस पॉइंट पर पहुंचा, इस पॉइंट से मुराद जब सरफेस से इसका डिस्टेंस 2 मीटर का रह गया, तो बोले अब बताओ कि इसकी इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी। मैंने कहा इस पॉइंट की जो भी वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है, हमें नहीं पता वो कितनी है, वो हम निकाल लेंगे। लेकिन टोटल हाइट 10 मीटर की थी, ये अगर 2 मीटर की रह गई तो जिस हाइट पर मुझे कैलकुलेशन करनी है वो हो गई 8 मीटर की हाइट। 10 मीटर की टोटल हाइट थी, हमें सवाल में लिख के कह दिया गया कि 2 मीटर जो है उसके ऊपर आपने वेलोसिटी बतानी है, तो हम तो इस 2 मीटर को निगलेक्ट कर देंगे। हम बोलेंगे कि भाई 8 मीटर पे हमने हाइट कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर ही रुका हुआ था। क्योंकि फ्री फॉल मोशन है और टुवर्ड द ग्रेविटी ऑफ अर्थ आ रहा है, तो हम इसी ग्रेविटी को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव ले लेंगे। ग्रेविटी को हम पॉजिटिव में लेकर सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं, कैसे होगा? जस्ट बाय अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh is equals to v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। जब हम बोलेंगे ग्रेविटी 9.8 ले लो, हाइट 8 मीटर की ले लो, फाइनल वेलोसिटी हमने बतानी है और इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लो, तो हम बोलेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 2 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 9.8 कर देते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 9.8 is almost equals to 156.8। और फिर इस पर रूट लगा लेते हैं, तो रूट ऑफ वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 156.8, देन द वी एफ विच वी गेट इज 12.52 मीटर पर सेकेंड। ये वो वेलोसिटी है जो कि वो 8 मीटर की हाइट पर अटेन करेगा। अगर मैं बुक में इसका आंसर देखूं तो बुक में इसका आंसर बुक लिख रही है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बुक लिख रही है 12.9 मीटर पर सेकेंड एंड वी गॉट
12.52 मीटर पर सेकंड, विच इज ओके, कोई मसला नहीं है। पॉइंट्स आगे पीछे होते हैं, उससे कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, कर लीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 7, आइए सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज 200 जूल्स। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 200 जूल्स की है। ठीक है, when it is dropped its kinetic energy just before striking the ground is 160 joules। जब ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे गिरता है तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 160 जूल्स की हो गई। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। अब एक्चुअली में होगा क्या, देखिए यहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, जब ऑब्जेक्ट यहां से गिर रहा होगा तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा होगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, यानी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, वाइस वर्सा रिलेशन। आप कोई भी एक टॉपिक कोई भी किसी भी तरीके से आप इसको पकड़ लो तो लॉजिक सही बनता है। तो हमने कहा ये 200 जूल्स की एनर्जी लॉस करते 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 काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता गया, और एक वक्त आया काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते 140 जूल्स की हो गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते 140 जूल्स की हो गई। ठीक है जी, तो अब हमने ये मालूम करना है कि जो इसने नेट वर्क डन किया एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वो कितना किया। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा सिंपल है। आप बोल रहे हैं जो नेट वर्क डन हुआ होगा एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मैक्सिमम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, और जब नीचे गिरता गया तो काइनेटिक एनर्जी गेन करता गया। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी 200 जूल्स, उसमें से मैं जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया उसको माइनस कर दूं, यानी जो रिमेनिंग 40 जूल्स बचा, ये वो वर्क डन है जो उसने एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट किया है। वरना अगर एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कुछ वर्क डन नहीं हुआ होता तो पूरा 200 जूल 160 पूरा 200 जूल पूरी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन एयर रेजिस्टेंस में लॉस हो गया उस एयर रेजिस्टेंस को डील करने के लिए, अदरवाइज तो पूरा 200 जूल्स पूरे 200 जूल्स यानी 200 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी पूरे 200 जूल्स के काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी। अगर कुछ अमाउंट मिस है एनर्जी का, इसका मतलब है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन लॉस हो गया एयर रेजिस्टेंस को फेस करने में, तो वो 40 जूल्स का है। बहुत आसान न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आसान भी इसलिए क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखेंगे तो न्यूमेरिकल आसान है, अगर आप सिर्फ इसको मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व करें तो ये सॉल्व नहीं होगा। इसको भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, कह रहे हैं फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम। आइंस्टाइन का बड़ा मशहूर फॉर्मूला है, आइंस्टाइन का बड़ा मशहूर फॉर्मूला है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, दैट मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी और द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। मतलब इसको हम बहुत सारे लॉजिक से अंडरस्टैंड करते हैं। हम कहते हैं एनर्जी जो बनी है वो मास से ही बनी है, जिस चीज के अंदर भी एनर्जी है वो मास की वजह से ही है। सही, तो बहरहाल ये तो हम जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पर तो ये लॉजिक बहुत डिटेल में जाकर समझाया जाता है, बट अभी तो इस चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी में एनर्जी की रिलेशन नहीं आ गए तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम इसको सिंपली 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय डिवाइडिंग इट विद 1000 एंड द वैल्यू बिकेम 1 एक्सपोनेंट -3 किलोग्राम and then is equals to mc square, or and a very important thing that speed is c is equals to speed of light, c is equals to speed of light and its value is 3 exponent 8 meter per second which is constant। so speed of light constant है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। e is equals to mass जो है आपके पास वो है 1 exponent -3 into speed of light 3 exponent 8 into whole square, e is equals to 1 exponent -3 multiply by 3 का square 9 and 8 2 is 16, then 9 1s are 9 16 and a basis same power add 16 minus 3, then e is equals to 9 exponent 13 joules। ठीक है जी, क्योंकि एनर्जी कैलकुलेट करी है जूल्स में लिखेंगे तो आंसर आ रहा है 9 एक्सपोनेंट 13 जूल्स। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल कर लें इसको भी। अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे हैं 1 किलोवाट मोटर पंप pumps the water from the ground to a height of 10 meter. Find how much liters of water it can pump in 1 hour। एक 1 किलोवाट का मोटर पंप है, पानी चढ़ाने की मोटर होती है ना,
तो पानी चढ़ाने की मोटर है जो कि तकरीबन 10 मीटर की हाइट तक वाटर को लिफ्ट कर रही है, और उसका जो पावर है मोटर पंप का वो 1 किलोवाट का है, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 वॉट का मोटर पंप है, और 10 मीटर की हाइट तक वो पानी को लिफ्ट करके लेके जाता है। कह रहे हैं हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन पंप इन 1 आवर। अगर 1 घंटे का टाइम दिया जाए, 1 घंटे तक मोटर चलती रहे, तो वो कितना लीटर ऑफ वाटर लेकर जाएगी। मास पूछा गया है हमसे, जो है ना, किसका, वाटर का। तो हम बोलेंगे 1 आवर के अंदर तो वहां पर 3600 सेकेंड्स। हमसे कहा जा रहा है कि वाटर पंप है, 10 मीटर की हाइट तक लेकर जाता है, 1 घंटे तक मोटर चलती है, ये बताइए कितना लीटर ऑफ वाटर ऊपर तक चला जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, सॉल्यूशन बनाते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है मास। ठीक है जी, मास कैसे निकालें हम? मास हम निकालेंगे वर्क डन के फॉर्मूले से। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो फोर्स है वो तो इसका वेट है, यानी कि mg। जो फोर्स है वो तो वाटर का वेट है, यानी कि mg। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट h है, जो कि ऊपर की तरफ। अब मुझे क्या नहीं पता, मुझे इसका वर्क डन नहीं पता, वर्क डन कितना होगा, क्योंकि ग्रेविटी तो वही रहेगी अपर डायरेक्शन में 9.8, हाइट जो है वो 10 मीटर की रहेगी, बट मुझे वर्क डन नहीं पता। तो वर्क डन मैं कैसे निकालूं? मैं बोलूंगा वर्क डन चलो हम निकालते हैं पावर के फॉर्मूले से। तो पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर जो है वो 1000 वॉट की है, और टाइम जो है वो 3600 यानी 3600 सेकंड्स का है। तो हम कहेंगे कि इस 3600 को यहां लाकर 1000 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 इज इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन निकल आएगा कैसे? जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 36 और 1 2 3 4 5, तो यानी कि 5 जूल इतना वर्क डन हो रहा है। मैं आपको पहले बता चुका ये वर्क डन मैंने क्यों निकाला है, मुझे यहाँ से मास निकालना है, तो वर्क डन मुझे यहाँ पुट करना है। बोलूंगा वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो mg है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ये मैं ड्राइव भी नहीं करता, मैं डायरेक्ट लिख लेता, रूट बन जाना। तो वर्क डन है 36 एक्सपोनेंट 5, देन मास जो है वो मुझे मालूम करना है। ग्रेविटी फॉर अ टाइम हम 10 रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हाइट जो है आप 9.8 भी कर दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हाइट जो है वो हमें कह दी गई है 10 मीटर की। तो मैं बोलूंगा 36 एक्सपोनेंट 5 इंटू 10 10 100 को यहां लाकर आप डिवाइड कर दें, देन मास इज इक्वल्स टू 36 एक्सपोनेंट, ये 2 और ये 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ बचेगा 3। बुक जो आंसर लिख रही है वो ऐसे लिख रही है कि पॉइंट को एक दफा और यहाँ मूव करा दो, देन मास इज इक्वल्स टू 3.6 एक्सपोनेंट 4। अब केजी में लिखूं तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1 लीटर, ऑलमोस्ट 1 kg इज इक्वल्स टू 1 लीटर हम कह सकते हैं। तो मैं इसको लीटर में लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है जी, क्योंकि मुझसे लीटर में पूछा था तो मैंने आपको बता दिया 1 kg इज इक्वल्स टू 1 लीटर। आप लिख दें इसको डायरेक्टली लीटर से, तो कोई मसले वाली बात नहीं। आसान न्यूमेरिकल कर लें इसको भी जल्दी से। आए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कह रहा है? कह रहे हैं अ रॉकेट ऑफ मास 2 kg is launched in air when it's attain a height of 15 meter. The 400 joules of its chemical fuel burns. Find the speed of the rocket at its maximum height. देखें, सबसे पहले ऐसा सब करते हैं कि मान लीजिए कि एक रॉकेट है हमारे पास, ठीक है। उस रॉकेट को लॉन्च किया गया, ठीक है, और वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाता गया जाता गया जाता गया। जब वो 15 मीटर की हाइट पर पहुंचा तो इस रॉकेट ने 400 जूल्स का जो फ्यूल था वो बर्न कर दिया था, यानी जो नेट वर्क डन किया था इसने यहां तक पहुंचने में वो 400 जूल्स का किया था, और हाइट अटेन की थी 15 मीटर की। इस रॉकेट का अगर मैं इसके गिवन डेटा सेट को लिखूं तो मुझे कहा जा रहा है कि रॉकेट का मास 2 kg है, इज लॉन्च्ड इन एयर व्हेन इट अटेन अ हाइट ऑफ 15 मीटर। जो वर्क डन हो गया वो 400 जूल्स का हो गया। फाइंड द स्पीड ऑफ अ रॉकेट एट मैक्सिमम हाइट, मुझे तो रॉकेट की फाइनल स्पीड बतानी है। अब मैं यहां पर ऐसा मान लूंगा कि मेरे पास जो रॉकेट है उसकी इनिशियल स्पीड फॉर एग्जांपल 0 है, मान सकता हूं मैं ऐसा, मान ले लॉन्च होने से पहले उसकी स्पीड क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो मैंने कहा लॉन्च होने से पहले उसकी स्पीड 0, ठीक है। तो अब हमने ये कहा कि यही रॉकेट जब इस पॉइंट पर है, जब वो 400 जूल्स का जो है वो वर्क डन कर चुका है, तो देखें
ये मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, ये फ्री फॉल मोशन नहीं है। रॉकेट के अंदर एक अपना इंजन लगा हुआ होगा जो उसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहा होगा, तो यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन को ग्रेविटी के बराबर नहीं रख सकता। वजह यह है कि रॉकेट का अपना इंजन होगा, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर होगा, वो उसको अपर डायरेक्शन में लेकर जा रहा होगा। सही, तो मैं यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं लूंगा इसको, यानी मैं एक्सेलरेशन की बजाय ग्रेविटी नहीं ले सकता। रॉकेट की अपनी एक्सेलरेशन होगी जिसकी वजह से वो अपर डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, तो अब जो है हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो वर्क डन उसने किया वो किया 400 जूल, तो उसका फॉर्मूला कितना होना चाहिए, W इज इक्वल टू FD, और मैं इसको W इज इक्वल टू FH लिख सकता हूं, यानी W F इज इक्वल टू हाइट, F मल्टीप्लाई बाय हाइट। वर्क डन हुआ 400 जूल्स का, और हाइट कितनी तय करी, 15 मीटर। तो मैंने बोला 400 डिवाइडेड बाय 15, तो 400 डिवाइडेड बाय 15 का जो आंसर आएगा वो हम कर लेते हैं। तो हमने कहा 400 डिवाइडेड बाय 15, इट इज 26.66 न्यूटन की अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है, यानी कि इस जगह से जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो है 26.66 न्यूटन की। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा हो गया। बट क्या यही फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है? नहीं। रीजन बिहाइंड दिस, ये फोर्स एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस करेगी, नेट फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे हम F इज इक्वल टू m ड्राइव करते हैं, वो अप्लाइड फोर्स के लिए नहीं है, वो नेट फोर्स का फॉर्मूला है। तो जब हमें नेट फोर्स निकालेंगे, तो नेट फोर्स निकालेंगे कैसे, हम ये देखेंगे भाई यहां से इसका वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, तो हमने कहना है इसका वेट कितना होगा, इसका वेट होगा mg। तो जरा निकालो वेट कितना होगा, वेट होगा mg। अब ये तब निकालनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए। मैं किसी भी इक्वेशन में रखने के लिए जाऊंगा ना, तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए होगी, तो मैं ये सारा काम एक्सेलरेशन के लिए कर रहा हूं। तो बोलूंगा mg मास मुझे दे देगा, तो 2 ग्रेविटी में रखता हूं 9.8, और इसका आंसर मुझे मिल जाएगा वेट का 19.6 न्यूटन का वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 19.6 यानी इधर 26.6 और यहां से वेट 19.6 न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो मुझे कुछ नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी, जो कि मैं कैसे निकालूंगा, F नेट इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स माइनस वेट। तो मैंने कहना है अपवर्ड फोर्स है 26.66 माइनस 19.6, सो कैलकुलेट कर लेते हैं 26.66 माइनस 19.6 इज इक्वल टू 7.06 न्यूटन। ये नेट फोर्स है। इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी इस रॉकेट को ऊपर लेकर जाने। कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो भी निकाल लेते हैं। देन F नेट इज इक्वल टू m है, तो हम बोलेंगे F नेट है 7.06, मास है 2, तो 7.06 बाई 2 इज इक्वल टू A, देन A इज इक्वल टू 7.06 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.53 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वो एक्सेलरेशन है जो कि ये रॉकेट अटेन्स कर रहा है हाइट पर जाने के लिए। ये निकाल ली हमने ये वाली एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन से वो अपवर्ड जा रहा है। मैंने ये सपोज कर लिया था कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो मैं बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहता हूं 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। देख लीजिए, मैं 2gs नहीं कह रहा, क्योंकि रॉकेट ग्रेविटी की वजह से अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन में नहीं है, उसकी अपनी एक्सेलरेशन है। तो मैंने कहना है कि 2 एक्सेलरेशन है 3.53 इनटू s, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी अटेन हुई है 15 मीटर की। मैक्सिमम हाइट यहां पर हम 15 मीटर ही ले रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी किस पॉइंट पे लेनी है, उसकी हाइट तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैं ये सपोज कर लूं कि 15 मीटर मैक्सिमम हाइट नहीं है, तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो vf स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो उसको हटा दो। देन vf स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 50 टू 30 हो जाएगा, और 30 मल्टीप्लाई बाय 3.53, द आंसर इज 105.9। 105.9। Now take a root on both sides, then vf square is equals to root of 105.9, then vf square is equals to, इस वैल्यू का रूट ले लेते हैं, तो इस वैल्यू का जो रूट आएगा वो आएगा 10.29, और यूनिट हम लगा देंगे मीटर पर सेकेंड। तो ये वो आंसर निकल कर आ रहा है हमारे पास
जिससे हमारा रॉकेट इस टाइम इतनी वेलोसिटी अटेन कर चुका होगा। बुक इसको 10 मीटर पर सेकंड लिख रही है, तो राउंड ऑफ करके हम भी इसको 10 लिख सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी इतनी होगी कि जितनी वेलोसिटी के साथ वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। गेटिंग द आइडिया? क्या समझ में आ गया? कर लें इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ मोटर पंप्स द वाटर एट अ रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट टू अ हाइट ऑफ 120 मीटर। एक पानी की मोटर लगा रखी है आपने, वो पानी की मोटर 120 मीटर की हाइट तक जो है वो वाटर को लिफ्ट करके लेके जाती है, ठीक है, और वो तकरीबन 500 ग्राम पर मिनट ऊपर लिफ्ट कर रही है। यानी कि मैं बोलूं डेटा में कि जो मास अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है पर यूनिट टाइम, वो जा रहा है 500 ग्राम पर मिनट। इतना मास ऊपर की डायरेक्शन में लेकर जाता है, 500 ग्राम पर मिनट लेकर जाता है। और मैं कहता हूं टू अ हाइट ऑफ 120 मीटर, यानी मैं इसमें कह दूं कि मैं इसको अगर अलग अलग करके लिखूं, मैं बोलूंगा मास 500 ग्राम है, जिसको मैं कह दूंगा 500 बाय 1000, तो दिस वैल्यू बिकेम 0.5 kg लिफ्ट कर रहा है। और कितने टाइम में कर रहा है? तो कहा जा रहा है 1 मिनट में कर रहा है, तो यानी कि 60 सेकंड का टाइम भी है। कितनी हाइट तक लेकर जाता है? 120 मीटर की हाइट तक लेकर जाता है। एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी 50%। क्या पूछा है? पावर इनपुट, देन हाउ मच इनपुट इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड। पावर इनपुट पूछा गया है हमसे ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एक्चुअली में क्या करना है। तो भाई एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। कितनी पावर इनपुट की थी, कितना पावर आउटपुट मिला, यही एफिशिएंसी है ना। तो मेरे पास पावर आउटपुट जो है, सबसे पहले तो मुझे वो निकालना पड़ेगा पावर इनपुट को मालूम करने के लिए, क्योंकि एफिशिएंसी है। अब पावर आउटपुट कैसे निकालें? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि यहां पर हाइट के बराबर। फोर्स जो है यहां पर पानी का वेट है, जो कि कितना होगा? mg। क्या वेट का फॉर्मूला mg होता है? फोर्स जो है यहां पर पानी का वजन है, तो वो mg इंटू एच अपॉन टाइम। तो अगर मैं इससे पावर निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा? क्या बोलूंगा? मास जो लिफ्ट हो रहा है वो 0.5 kg का है, ग्रेविटी 9.8 है। अब बहुत बोलेंगे पानी ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी 9.8 रख रहे हैं, माइनस का रखें, लिफ्ट तो ऊपर की तरफ हो रहा है। तो भाई पावर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मुझे मैग्नीट्यूड से कंसर्न है, मुझे डायरेक्शन से कंसर्न नहीं है। तो हाइट जो है वो 120 मीटर से, और डिवाइड बाय टाइम जो है वो 60 सेकंड। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 61 था, 62 था। ये देखो, मैं अब इसको कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा, या 2 को जब मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो पावर जो इनपुट है वो तो 9.8, आउटपुट जो है वो तो कितनी है? 9.8 वॉट की। ऐसा ही होगा ना, 61 था, 62 था, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 9.8, 9.8 वॉट। इतना ही आना चाहिए। चेक कर लें। चलो अभी आंसर देखते हैं, अगर हमने कुछ गलती की होगी तो पता चल जाएगा। एफिशिएंसी जो है वो है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी 50% की है, वो 100 में मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यहाँ पर आगे डिवाइड। पावर आउटपुट जो है वो 9.8 वॉट का है, मुझे मालूम करना है पावर इनपुट। तो मैं कहता हूँ 51 था, 52 था, पावर इनपुट यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां आके मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई। 9.2 19.6। बुक आंसर क्या लिख रही है? बुक आंसर 20 लिख रही है, तो हम कह सकते हैं कि 19.6 को हम अप्रोक्सीमेटली 20 वॉट भी लिख सकते हैं। तो ये 20 वॉट का पावर इनपुट है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। पावर हमने बिल्कुल वही बेसिक डेफिनेशन वर्क डन अपॉन टाइम से निकाला, कैलकुलेशंस करी, वैल्यू पुट करी, आंसर निकाला। तो ये तकरीबन 11 न्यूमेरिकल्स थे हमारे पास वर्क पावर एनर्जी के। होपफुली आपको इससे समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और आप इसकी प्रैक्टिस करें। शुक्रिया।